नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स हम आपको देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, साथ ही हमारे साथ ऋषि नथानी होंगे जो चीफ बिजनेस ऑफिसर है एमसीएक्स के, और साथ ही हमारे साथ अतुल गनात्रा होंगे जो प्रेसिडेंट है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है, आप सभी के पास आएंगे। लेकिन आज सबसे पहले शो की शुरुआत हम करेंगे कॉटन से, क्योंकि कॉटन उत्पादन का अनुमान लगातार कम हो रहा है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल गनात्रा साहब मौजूद है फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, उत्पादन में लगातार अनुमान आप लोग कम करते जा रहे हैं, क्या वजह हो रही है सर? जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, इसकी मेन वजह यील्ड का प्रॉब्लम है। जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम इस साल भी है। तो यील्ड कम हो रहा है सब जगह, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में यील्ड बहुत कम आ रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो पंजाब स्टेट है उसमें हमारा क्रॉप साइज हमने लिया हुआ है 3 लाख बेल, और अभी तक सिर्फ 1,20,000 बेल्स का अराइवल हो चुका है। और ये मार्च अप्रैल महीने में तो वहाँ सीजन खत्म हो जाती है, तो बहुत कम यील्ड हो रहा है। ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेंट्रल इंडिया फिर भी ठीक यील्ड आ रहा है जी। क्या लग रहा है, क्या उत्पादन आगे भी कम होने की संभावना लग रही है? आप क्या सेंस कर रहे हैं? जी, डेफिनेटली कम होगा। जैसे स्टेट लाइक तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका और नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब और हरियाणा है, यहाँ हमें ऐसा लगता है कि मीटिंग पे से जब सबसे बात कर रहे थे तो एक अंदाजा आ रहा था कि इसमें क्रॉप जो हमने ये लेटेस्ट फिगर लिया है उसमें भी थोड़ा कम होगा। क्योंकि अच्छा, हाँ, हमारे को थोड़ा सब प्रेस कर रहे थे कि ज्यादा कम करिए, पर क्या है, एक साथ कम करना मतलब एकदम से तेजी ला देना बाजार में, वो भी ठीक नहीं लगा हमें। इसलिए थोड़ा हम सोच विचार के क्रॉप का निर्णय लेते हैं। कमिटी के मेंबर सब मैच्योर्ड है और सीनियर मेंबर बहुत ज्यादा है हमारी कमिटी में जी। अतुल जी, अब मेरा अगला सवाल होगा अराइवल्स को लेके। अराइवल्स को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। लास्ट ईयर से कंपेयर करें पिछले सीजन से तो काफी कम अराइवल्स दिख रही है, क्या वजह है? अचानक से अराइवल का प्रेशर अब आएगा क्या फरवरी अंत तक या मार्च महीने में? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अराइवल हमारी मेन वरी जो है वो अराइवल है। लास्ट ईयर 31 जनवरी तक 192 लाख बेल आया था और इस साल सिर्फ 115 लाख बेल्स आया है। तो हम 77 लाख बेल्स पीछे चल रहे हैं। अच्छा, हर महीने हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गैप है वो कम होगा, मगर वो कम नहीं होता है, वो गैप बढ़ते ही जा रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और हमें ऐसा लगता नहीं है कि फ्यूचर में भी यील्ड बढ़ेगा, अरे अराइवल बढ़ेगी, क्योंकि फार्मर है वो कपास के जो भाव एकदम से कम हो गए तो वो अराइवल कपास बेचने को आता नहीं है। तो थोड़ा अराइवल जो हमारा जो एवरेज अराइवल निकला जनवरी महीने का वो 1,14,000 बेल्स पर डे का अराइवल आया। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाला 2 महीना यही स्पीड से अराइवल आएगा। अगर कपास के भाव एकदम से बढ़ गए तो थोड़ा अराइवल बढ़ सकता है, मगर ये भाव में कपास फार्मर बेचने के मूड में नहीं है जी। क्या लग रहा है सर, दाम आगे बढ़ेंगे क्या? क्या जिस उम्मीद में किसान अगर माल लेकर बैठे, ऐसी रिपोर्ट आ रही कि 10% तक जो टोटल उत्पादन के जो फिगर जो अनुमानित है उसमें से 10% माल किसानों के पास है, क्या लग रहा है आने वाले हफ्ते में दाम बढ़ने वाले हैं ताकि अराइवल भी बढ़े? जी, देखिए, ऐसा लगता है कि पूरा जो गेम है ना, हमने इतने सालों में ऐसा देखा नहीं है कि फार्मर का इतना फर्म होल्डिंग कपास का हमने इतने सालों में कभी देखा नहीं है। जो भी मार्केट भाव चलता है पहले 5-6 महीने में हमारा 75% अराइवल हो जाता है। अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक हमारा 75-80% क्रॉप आ जाता है, और इस साल क्रॉप का अराइवल मुश्किल से 33%, 34% अराइवल आया है। तो कुछ भी कहना मुश्किल है, फार्मर को प्रिडिक्ट करना ये इम्पॉसिबल है। वो कोई उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो क्या करेंगे। तो आने वाले दिन में क्या होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है जी।
फार्मर्स भी अब स्मार्ट हो गए हैं, वो अच्छे भाव की उम्मीद में, और जिस तरह का भाव उन्होंने पिछले सीजन में कॉटन का देखा था, उम्मीद कर रहे होंगे कि और इससे बेहतर भाव मिले, और यही वजह है कि होल्डिंग है, और फार्मर्स ही नहीं बाकी भी होल्ड कर ही रहे होंगे, और यही वजह है कि आवक पिछले साल के मुकाबले काफी कम दिख रहा है। शुक्रिया अतुल जी, आपने वक्त निकाला। चलिए लेकिन एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं, और वो है जिंक मिनी को लेकर। 3 साल से भी लंबे इंतजार के बाद अब मिनी का कॉन्ट्रैक्ट अब धीरे धीरे लॉन्च होना शुरू हो गया है, और पहला कॉन्ट्रैक्ट जिंक मिनी का आने वाला है, जो जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 17 फरवरी से ये रीलॉन्च होगा। हमारे साथ ऋषि नथानी जी हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर है एमसीएक्स के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, नए कॉन्ट्रैक्ट की क्या बारीक बातें होंगी, मार्जिन किस तरह का मार्जिन नियम होगा, क्या कितना मार्जिन लगेगा, शुरुआती मार्जिन क्या होगा, और साथ ही इस नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या खास होगा जिंक मिनी में? नमस्ते विश्व मोहन जी, हमें बहुत खुशी है कि रेगुलेटर ने हमें इसका अप्रूवल दिया, और मिनी कॉन्ट्रैक्ट जैसा आपने कहा कि जो मार्केट की मांग थी कई सालों से कि ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट वापस लाए जाएं, तो ये पहला कदम है उस दिशा में। तो ये जो जिंक का कॉन्ट्रैक्ट है, ये हम मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रहे हैं परसों से। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 5 टन का है, ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट 1 टन का है। उसके अलावा बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस मोटा मोटी सेम ही है, मार्जिन हो चाहे बाकी क्वालिटी हो, सब कुछ सेम है। तो लोगों को इसमें काम करने में बड़ी सहूलियत रहेगी। सर, आने वाले समय में क्या और भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे आने वाले हफ्ते में? हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा हम और कॉन्ट्रैक्ट्स लाएंगे। अभी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, बट जैसे जैसे हमें अप्रूवल्स मिलेंगे और हम उचित समझेंगे, हम जरूर और कॉन्ट्रैक्ट्स लाएंगे मार्केट के लिए। अभी सिर्फ जिंक मिनी फ्यूचर्स ही हैं सर? हाँ, मतलब इस शुक्रवार से जिंक मिनी फ्यूचर्स आ रहे हैं। ओके, आने वाले समय में और लॉन्च होंगे। सर, मेटल इंडेक्स को लेकर क्या अपडेट है आपका? नोटिफिकेशन में देख रहा था एक्सचेंज का, इसमें एमसीएक्स का बेस मेटल जो मेटल डेस्क था उसमें फिर से ट्रेडिंग शुरू हो गई है। तो ये ट्रेडिंग क्या किस वजह से सर बंद हुई थी, और मई के कॉन्ट्रैक्ट में वापस से ट्रेडिंग शुरू आज से हो रही है, और 22 मई को इसकी एक्सपायरी है, क्या वजह थी और दोबारा शुरू कैसे हुआ सर ये? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो निकल में जो इश्यू आया था ग्लोबली, उसके कारण निकल कॉन्ट्रैक्ट पे इफेक्ट आया था, जो इस मेटल डेस्क का हिस्सा था, उसके कारण इसमें काम रुक गया था। अब हम चेष्टा करेंगे कि इसको भी रिवाइव किया जाए। इंडेक्स के भी रिवाइवल की तैयारी है, और साथ ही मिनी इंडेक्स भी आ रहा है। तो निकल में जो ट्रेडिंग सस्पेंड हुआ था उस वजह से इसमें दिक्कत आई थी और ट्रेडिंग बंद था, और आज से इसमें मई के कॉन्ट्रैक्ट में आज से मेटल इंडेक्स में शुरुआत हो गई, जिसकी एक्सपायरी 22 मई को है। शुक्रिया नथानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ अब वंदना भारती और धर्मेश भाटिया जी भी हैं। धर्मेश जी, जिंक मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या इससे पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा? और जो 2020 से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो एक्सचेंज का 25% तक रेवेन्यू इससे आ रहा था मिनी कॉन्ट्रैक्ट से, क्या लग रहा है इसमें भी लार्जर पार्टिसिपेशन की उम्मीद करें क्या? डेफिनेटली काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, स्पेशली अगर आप देखिए तो एमसीएक्स में अगर आप छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी लाते हैं, तो जो छोटे प्लेयर है जो इमीडिएटली जो ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि वो इन आउट कर सकते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो हेजर्स हैं, उनके लिए तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल ऑलरेडी है, और उनकी जो मार्जिन भी काफ़ी हाई है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता है तो मार्जिन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कंपेयर टू प्राइस। तो जो छोटे प्लेयर्स है वो ट्रेड नहीं कर पाते इस कारणवश। तो ये डेफिनेटली काफी अच्छा मौका रहेगा एमसीएक्स को, और छोटे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लाए, और मार्केट में जो सारे लेवल्स है हर एक निवेशकों के लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि प्राइस एंड टाइम चलता है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा डिसीजन लिया है एमसीएक्स की तरफ से। वंदना जी, जिंक मिनी फ्यूचर्स लॉन्च हो रहा है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद कर रहे हैं आप? विश्व मोहन जी, ये बहुत खुशी की बात है और बहुत उत्साह का माहौल है। बहुत इंतजार के बाद ये लॉन्च हुआ है, और इसमें ट्रेडर्स जो हैं वो वापस लौटेंगे, और जो मार्जिन्स का एक इशू था 1/5 यहाँ पे कम हो जाएगा, और इससे बहुत सारी जो लिक्विडिटी है छोटे ट्रेडर्स के लौटने से एक लिक्विडिटी क्रंच जो था या वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा, एनहेंस होगा। और जाना पहचाना कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पे डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि न्यू प्रोडक्ट है तो हमें अवेयरनेस यहाँ पे करना है और वहां पे एक बेस बनाना है। ये ऑलरेडी वेल नोन और मतलब कहते हैं कि बहुत पॉपुलर यहाँ पे एक टूल था हमारा, और ये वापस आया है। मुझे लग रहा है कि जल्दी ही इसमें हम अच्छी खासी लिक्विडिटी आता हुआ देख सकते हैं।
चलिए अब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में ही सबसे पहले बात करते हैं। धर्मेश जी, बेस मेटल्स में आज चौतरफा गिरावट दिख रही है, अगर क्या लग रहा है कहां पर ज्यादा कमजोरी आपको दिख रही है और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? देखिए, कमजोरी टेम्पररी है। मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे थोड़ा संभल सकता है। स्पेशली मैं जिंक की तरफ बेट करूंगा। अगर आप जिंक की बात करें तो जिंक में हमने पिछले 1-1.5 महीने से बाइंग की कॉल दी थी और प्राइस ऑलमोस्ट 300 चला गया था, फिर से वहां से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। ये एक टेम्पररी है। मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे संभल जाएगा। इवन दो चाइना रीओपन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, उस कारणवश आपको देखिए कि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग के कारण प्राइस में थोड़ी सी दबान है। प्लस डॉलर भी काफी स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर की बात हुई थी हमारी 101 से ऑलमोस्ट 103 की तरफ आ चुका है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि 104 105 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करेगा। तो टेम्पररी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे मंदी ना करें। स्पेशली जिंक की तरफ में बेट करूंगा, क्योंकि जिंक अगर आप देखिए तो कंटिन्यूसली 270 265 की सपोर्ट लेता है और फिर से 290 300 की तरफ जाता है। दूसरी मेरी कमोडिटी एल्यूमिनियम रहेगी। अगर आप देखिए एल्यूमिनियम काउंटर में भी प्राइस 200 के ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। हाईएस्ट हाई लेवल 225 था और लोएस्ट लो लेवल 200 था। तो मार्केट इसी सीमित दायरे में 10% के दायरे में ट्रेड हो रहा है और काफी स्लो कमोडिटी है। तो मैं रेकमेंड करूंगा नीचे आता तो फिर से बाय करके चल सकते हैं। और तीसरी कमोडिटी मेरी कॉपर में रहेगी। अगर आप देखिए कॉपर की चाल, तो कॉपर में पिछले हफ्ते हमने कहा था कि मार्केट में थोड़ी सी दबान आ सकती है और प्राइस में ऑलरेडी आपने 10-15 रुपए की दबान और 770 775 के लेवल्स पे मार्केट एक बार टिका हुआ है। मैं रेकमेंड करूंगा कि फिर से आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। 769 का स्टॉप लॉस रख के मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में शाम के सत्र में फिर से एक पुल बैक रैली आ सकती है और प्राइस फिर से 780 790 के तरफ मुड़ सकता है। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरी बेस मेटल में रहेगी छोटी अवधि के लिए। छोटी अवधि के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। वंदना जी, आपकी टॉपिक मेटल में? विश्वास जी, मुझे लग रहा है डिटेल सेल्स डेटा जहाँ पे अच्छा आएगा और इससे एक बढ़त मिलेगी डॉलर इंडेक्स को, और 104 से 104.5 मुझे शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड है। एक हल्का सा असर देखने को मिलेगा। प्रेशर यहाँ पे एल्यूमिनियम काउंटर पे ऑलरेडी 214 से नीचे ट्रेड हो रहा है और क्रूड ऑयल में एक वीकनेस अगर आती है तो डीप हो सकता है यहाँ पे ये फॉल। 213 रुपए 50 पैसे का एक लेवल रहेगा जहाँ पे मैं यहाँ पे सेलिंग सजेस्ट करूंगी। 211 रुपए का टारगेट है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 215 का। बाकी मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल धर्मेश से यहाँ एग्री करती हूँ, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है बेस मेटल में वो यहाँ पे स्ट्रांग ही है। थोड़ा सा नीज अप रिएक्शन हो सकता है कि एल्यूमिनियम में आता हुआ हम देखिए डॉलर इंडेक्स में उछाल का। गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। महंगाई के आंकड़े जो यूएस के सीपीआई थे वो अनुमान से कमजोर थे, अनुमान से ज्यादा थे, इस वजह से दबाव बना है बुलियन मार्केट में। गोल्ड सिल्वर में अब क्या करना चाहिए? आज जो गिरावट आई है धर्मेश जी, क्या खरीदारी का मौका है ये? नहीं, मेरे हिसाब से अगर देखिए तो गोल्ड और सिल्वर स्पेशली बुलियन पैक में मुझे लगता है कि ये जो दबान है वो जारी रह सकता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो प्राइस में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $100 की जो गिरावट आपको प्राइस में देखने मिल चुकी है और प्राइस अभी भी काफी स्ट्रेस में है। प्लस रेट हाइक की बात चल रही है, डेवलपिंग मार्केट होल्ड कर रहा है प्राइस को, इक्विटी मुझे काफी बुलिश लग रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड में जो चमक है उसकी कम हो सकती है और प्राइस यहाँ से एटलीस्ट और 3 से 4% लुढ़क सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ से बिकवाली की सलाह रहेगी मेरी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $20 से $25 और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 400 से 500 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से छोटी अवधि यानी 15 दिन के अंतराल के अंदर ही देखने मिल सकती है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेरी गोल्ड और सिल्वर दोनों काउंटर में रहेगी। चांदी नो डाउट मार्केट में काफी सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, बट अभी भी प्रेशर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये $20 का जो लेवल है मार्केट एक बार छू सकता है। तो यहाँ पे दोनों साइड से मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं। यानी बिकवाली की सलाह बुलियन मार्केट में दी जा रही है। वंदना जी, आपकी कॉल गोल्ड और सिल्वर में आज? बिल्कुल सेम है यहाँ पे व्यू विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो फॉल है वो डीप हो सकता है। यहाँ पे $1810 मुझे कॉमेक्स में लग रहा है। घरेलू बाजार में बात करूं तो 56,550 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 56,200 का टारगेट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 56,750 का। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे विश्वमोहन जी 55,800 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन हो ज्यादा यहाँ पे गहरा हो सकता है और यहाँ पे 65,975 के करीब अगर सेलिंग करते हैं 66,000 के करीब, तो 65,200 तक के प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं। 66,200 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा। और थोड़ा सा जिनका पोजिशनल व्यू है सिल्वर में, उनके लिए मैं यहाँ सलाह दूंगी कि सेलिंग साइड में बने रहें। हो सकता है कि आने वाले समय में एक हम 63,000 का लेवल आता हुआ देखें। इमीडिएट सपोर्ट तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 30-40 सेंट नीचे है, लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि एक बार $19.6 के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आता हुआ हम सिल्वर में देख सकते हैं। ओके, चलिए अब बुलियन मार्केट के बाद मस्टर्ड की बात कर लेते हैं कि मस्टर्ड को लेकर खबर ये आ रही है
कि यहाँ उत्पादन इस साल रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है। 120 से 125 लाख टन तक उत्पादन की संभावना जताई जा रही है और यही वजह है कि दाम लगातार गिर रहे हैं। 8% तक की गिरावट महीने भर में आ चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल चतर साहब हैं, मोपा से, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। अनिल जी, क्या लग रहा है, ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है, आप लोग की रिसर्च क्या कह रही है, आप लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है, किस तरह का उत्पादन रह सकता है और दाम इतने क्यों गिर रहे हैं मस्टर्ड के, क्या आगे भी गिरने वाले हैं? नमस्कार सर, अभी ग्राउंड लेवल पर मस्टर्ड का सर्वे मोपा की और कोविड की टीम कर रही है। 60 लोगों की टीम निकली हुई है। आज भी हम लोग राजस्थान में मस्टर्ड का सर्वे कर रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर एरिया में अराइवल चालू हो गई है। 3 से 4 लाख बोरी की आमदनी देश में चालू हो गई है और दाम तो घटना ही पड़ेगा क्योंकि रिफाइंड की पैरिटी में एक बार मस्टर्ड ऑयल को आना पड़ेगा। अभी 10% की मद्दी जनवरी से फरवरी में आई है, आगे भी 3-4% की मद्दी इसमें और देखने को मिलेगी। आमदनी 20 फरवरी के बाद में बढ़ जाएगी और एक बार हो सकता है 7-8 लाख बोरी राजस्थान में आना मार्च के फर्स्ट वीक में चालू हो जाए। का प्रेशर है और सर उत्पादन को लेकर अब तक क्या सेंस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जो 120 से 125 लाख टन बोला जा रहा है, आपको लग रहा है कि वाजिब है, इतना उत्पादन होगा मस्टर्ड का हिस्सा? नहीं, उतारे में उत्पादन में कहीं न कहीं कमी रहेगी। यील्ड में प्रॉब्लम है। 115 लाख टन से ऊपर का उतारा नहीं होना चाहिए। फिर भी उसके बाद भी सब सर्वे होने के बाद में 20 फरवरी के आसपास पता लगेगा, पर मोटा मोटी 115 लाख टन की क्रॉप रहेगी। लास्ट ईयर जो 111 लाख टन थी उससे कुछ ना कुछ ज्यादा रहेगी। रिकॉर्ड फसल है, अब तक की हाईएस्ट फसल होगी 115 लाख टन। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं और अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में आज फिर से गिरावट दिख रही है, 1.25% तक नीचे है। कल भी 1% से ज्यादा की नरमी देखने को मिली थी। धर्मेश जी, क्या व्यू है आपका कच्चे तेल पर? कच्चे तेल में अभी भी मैं काफी मंदी में हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मंदी जारी रह सकती है, स्पेशली अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो जो डोमेस्टिक मार्केट से अगर कंपैरिजन करें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मुझे ज्यादा मंदी लग रहा है। और $77 WTI जो इसकी इमीडिएट लेवल है, मुझे लगता है प्राइस यहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकता है और प्राइस 75-72 के इर्द गिर्द सस्टेन हो सकता है। आज इन्वेंट्री है, बट नो डाउट इन्वेंट्री आने के बावजूद भी स्पेशली यूएस नॉन ओपेक कंट्री अपनी प्रोडक्शन काफी हाई कर रही है और जो ओपेक है वो अपनी प्रोडक्शन घटा रही है सो दैट कि प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी रहे। बट जो बाइंग है, इतने लेवल पे बाइंग हो नहीं रही है, प्लस डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, 104 पे ऑलमोस्ट सस्टेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बास्केट कमोडिटी के लिए नेगेटिव रहेगा और यहाँ से प्राइस में और मंदी आने की गुंजाइश काफी हाई है। प्राइस अराउंड 6350 से लेके 6300 के टारगेट के लिए छोटी अवधि के लिए और पोजिशनली 6000 रुपए के लिए आप एमसीएक्स में बिकवाली करके चल सकते हैं। धर्मेश जी, क्या व्यू है? धर्मेश जी, नेचुरल गैस पे मैं पूछ रहा था कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में मार्केट ने एक बार 200 रुपए का सपोर्ट ले चुका है, बट ट्रेंड अभी भी काफी मंदी का है। अगर आप करंट मंथ देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट $2 के इर्द गिर्द मार्केट सस्टेन कर रहा है, बट अगर आप आगे का महीने देखें तो $3 पे चल रहा है। तो जो रोल ओवर कॉस्ट है वही ऑलमोस्ट 30-40% का रोल ओवर कॉस्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दबान आपको करंट मंथ में और देखने मिल सकता है। जब तक जून जुलाई यानी हरिकेन सीजन जब तक नहीं आता, प्राइस में प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है और प्राइस 200 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो ब्रेक करते हुए आप देख सकते हो। तो मेरी शॉर्ट टर्म में आपको नेचुरल गैस में मंदी की सलाह रहेगी, बट 225 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना इसे। और जैसे आप मुनाफे में आते हो तो आप मुनाफा कंटिन्यूसली बुक करते रहना, क्योंकि मार्केट की जो दिशा है वो अभी भी मंदी की है, बट इसकी जो उछाल है वहां पे बिकवाली की सलाह रहेगी मेरी। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड और मैं रेकमेंड करूंगा कि दोनों काउंटर पे, स्पेशली एनर्जी काउंटर पे आप मंदी करके चलिए। वंदना जी, क्रूड और एनजी पर आपका व्यू? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्रूड में थोड़ा सा दबाव जो है वो कंटिन्यू रहेगा। 65-35 के लेवल पे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। नीचे की तरफ 6400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 6600 का लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में मैं भी यहाँ पे 6200 का एक्सपेक्टेशन लेके हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि $73 तक प्राइसेस नीचे की तरफ यहाँ पे आने चाहिए। दूसरी बात रही नेचुरल गैस की, थोड़ा सा रिस्की कॉल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। बहुत जल्दी है ये कहना कि स्ट्रॉन्ग एक रिबाउंड आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट 225 से ऊपर ट्रेड हो तो एक बार 240 तक का रुख दिखा सकता है। इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लाके चलना होगा 218 रुपए का। चलिए एग्री मार्केट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। जीरा, वंदना जी, लगातार कमजोरी का रुख यहाँ पर, मुनाफा वसूली लगातार दिख रही है। रिकॉर्ड से आप देखें तो करीब करीब 7,000-8,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है, 30,500 के आसपास है। क्या लग रहा है यहाँ से इस गिरावट के बाद कब खरीदे, किन स्तरों पे खरीदना चाहिए जीरे को? जी विश्वमोहन जी, यहाँ पे
फसल तो अच्छी है और किसान को ये पता है कि अगर पूरी फसल अगर बाजार में आएगी तो एक यहाँ पे रिएक्शन आएगा, तो डायरेक्ट मंडी से यहाँ पे देखा जाए तो बिकने के लिए जा रहा, खेत से मंडी में जा रहा है, उसका एक इम्पैक्ट जो है फ्यूचर्स पे देखने को मिल रहा है। मुझे अभी भी यहाँ पे बिकवाली लग रही है। 30,500 का एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 30,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 30,750 का रखना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है ये, तो 29,800 500 के करीब जाके यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है और फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ग्वार को लेकर क्या व्यू है वंदना जी, ग्वार में क्या करना चाहिए? ग्वार में एक रिबाउंड लग रहा है मुझे, फिलहाल एक टेम्पररी रिबाउंड है, 12,300 पे खरीद सकते हैं, 12,550 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 12,200 का लगाना होगा। चलिए, लेकिन दो और खबर है जिस पर अपडेट आपको दे दे। सबसे पहले खबर है एनएसई ने सीएमई ग्रुप के साथ करार किया है। जो एनएसई ने सीएमई ग्रुप के साथ डेटा लाइसेंसिंग के लिए ये एग्रीमेंट किया है और WTI क्रूड और नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये करार किया गया है। ये अहम अपडेट एनएसई की तरफ से दी गई है। चलिए, लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो सरकार का दूसरा उत्पादन का जो अनुमान जारी किया गया सरकार की तरफ से, उसमें रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। 2022-23 में 32.4 करोड़ टन अनाज उत्पादन की उम्मीद है, जो कि पिछले सीजन से 2.5% ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। 1310 लाख टन चावल उत्पादन का अनुमान है, वहीं गेहूं का उत्पादन अनुमान 1120 लाख टन गेहूं का अनुमान है। इसके अलावा मोटे अनाज और बाकी तिलहन फसलों में भी रिकॉर्ड अनाज उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। चलिए, इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।